हटा दो नहीं होकर आज के जलसे के सदर मेरे खानवादे से मोहब्बत रखने वाले स्टेज पे तशरीफ़ फरमा और आए हुए तमाम ही लोग, नौजवानों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने आज मुझे आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। मैं शहर के उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ गुनहगार के लिए दुआएं की, रोज़े रखे, नमाज़ें अदा की। कई यतीम खानों से लोग मुझसे मिलने आए और कि तुमसे मिलने का सिर्फ मकसद ये था, अयादत तो थी, लेकिन जिस दिन से तुम्हारे ऊपर ये हादसा हुआ है, उस रोज से कभी एक टाइम, कभी 2 टाइम खाना आ रहा था। बकरीद के टाइम कुछ बकरे बेच दिए गए। तो क्या ये आप लोगों की तरफ से था या किसी और की? मैंने तो कहा भाई मुझे नहीं मालूम, बस हम पूछते थे तो सिर्फ ये बोला जाता था कि यार ये मालिक भाई के नाम पे रख लो। ना नाम लिखाते थे, ना कुछ करते थे। मैं से उन तमाम लोग जिन्होंने मेरे वास्ते ये अमल किया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उन नामालूम लोगों का जिन्होंने, और उन लोगों का जो रात दिन मेरे लिए दुआएं किए, ये एहसान, ये दुआएं, ये दुआओं की बदौलत मैं आज आपके बीच में हूँ। ये एहसान आपका मेरे ऊपर जिंदगी भर रहेगा। मेरे एक एक रूहे पर आप लोगों का एहसान रहेगा। 27 तारीख की रात का वाकया है। आयशा नगर, नूरबाग, ये सब इलाकों से मुलाकात का सिलसिला चालू था। मैं मुलाकात कर वापस हो रहा था। तकरीबन रात का 1 बजा था। शाह बिल्डिंग मटेरियल्स के मालिक, मैं नूरबाग से निकलकर जब आगरा रोड पर पहुंचा तो शाह बिल्डिंग मटेरियल्स के मालिक रहमान शाह वहां मौजूद थे अपनी दुकान पर, और उन्होंने मुझे हाथ दिया कि बैठो चाय पी लो। उनकी दावत पर मैं रुक गया और कुछ ही लम्हा गुजरा होगा, मेरे बैठने के 5-7 मिनट या बहुत ज्यादा अगर पकड़ेंगे तो 10 मिनट
एक मोटरसाइकिल आती है, उसे 2 लोग उस पर सवार होते हैं। गाड़ी चालू थी, रुकी नहीं थी, और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा 5 या 7 फीट का फासला होगा, और आते ही साथ उसने अंधाधुंध फायरिंग मेरे ऊपर करना शुरू कर दी। मेरे आसपास के लोग कुछ समझ पाते, जब तक एक गोली, मैं खुद भी कुछ जब तक समझ पाता कि ये माजरा क्या है, तो एक गोली मेरे सीने में लगती है, तब मुझे एहसास होता कि यार गोली चल रही है। मैं उठकर उसकी तरफ लपकने लगता, तो एक गोली मेरे पांव में लग जाती है। वो पांव से होती हुई बस एकदम किडनी के करीब आके रुकती है। पहले ही उसका मेरा फासला 5-7 फीट का था। मेरे गिरने के बाद मैं जमीन पर गिर गया, और मेरे गिरने के बाद मैं उससे और ज्यादा करीब हो गया जो फायरिंग कर रहा था मेरे ऊपर। जब उसकी नजर से नजर मेरी मिल रही, आंखों से आंखें मिले हुई थी, उसने जब एक गोली आखिरी मेरे सर के ऊपर डाला, तो मुझे आज तक यकीन नहीं हो रहा। मैं रातों में सोचता हूं, हॉस्पिटल में तो सिर्फ सोच ही रहा था कि यार अल्लाह, ये हाथ मेरा कैसे उठा। आज तक मैं इस चीज को लेकर हैरान हूं कि ये हाथ मेरा ये ऐसे कैसे उठा। 2-2.5 फीट के फासले पर उसने जब आखिरी गोली मारी, तो ये हाथ मेरा उठा, और जो मेरे सर पर गोली लगने वाली थी वो मेरे हाथ से लगकर गुजर गई। वहां से मैं 2 व्हीलर के ऊपर द्वारका मनी हॉस्पिटल गया। मैंने वहां का जो मंजर देखा था कि 5-50 लोग इधर उधर, 10-20 का ग्रुप इधर, 10-20 का ग्रुप पेट्रोल पंप पर, 10-20 का ग्रुप ये होटल पर। इनका ये प्रोग्राम था कि इसको गोली मारेंगे, इसके साथ के जो लोग हैं वो भागेंगे, तो बाकी लोग हम तलवारों से और बाकी हथियारों से इसके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन जिसको बोलते ना अल्लाह रखे उसे कौन चके, जो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा था। मैं जिस वक्त उठा और उठ के 2 व्हीलर पर बैठा, 2 व्हीलर के ऊपर जब बैठने के बाद मैंने सबसे पहले कलमा पढ़ा, क्योंकि ये जो गोली थी, टांग की गोली तो मेरी टांग लटक चुकी थी, लेकिन ये जो दिल के पास की गोली थी, इसका मुझे एहसास हो गया था कि दुनियावी एतबार से शायद अब्दुल मालिक तेरा बुलाना आ गया है। कसम परवरदिगार की, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ, आसमान की तरफ सर उठाया और अल्लाह से सिर्फ एक दुआ किया कि अल्लाह आपकी मर्जी है तो मैं भी राजी आपके पास आने के लिए। बस मुझ बदनसीब के तमाम गुनाहों को माफ कर। और वहां से लेकर हॉस्पिटल तक मैं जब भी पहली मर्तबा हज के लिए गया था, तो खाना काबा के ऊपर जब मेरी पहली नजर पड़ी थी, तो मैंने सबसे पहली दुआ यही मांगा था कि अल्लाह मौत इज्जत वाली देना, और मेरी कौम मिल्लत के लिए शहीद होने वाली मौत देना। मैंने अल्लाह बेहतर जानता, मैंने कोई दूसरी दुआ नहीं मांगी थी। और ईमान पर खात्मा करना मेरे रब ने वो सुना। मैंने जो कलमात थे रास्ते पर पढ़ता गया। मैं ये बता नहीं सकता कि यहाँ किसी को कोई ऐसा शख्स होगा तजुर्बेकार जिसको गोली लगी होंगी,
लेकिन उसका जो दर्द था, एक गरम सलाई होती है ना, लाल कर दी जाती है जिसे लाल, ऐसा लग रहा था किसी ने से दिल के पास घुसा दिया है। इतनी जलन और इतनी तकलीफ थी। लेकिन मैंने जैसे ही ये दुआ मांगी कि अल्लाह आप जिसमें राजी मैं उसमें राजी, यकीन मानो वो दर्द ऐसा हुआ जैसे कहाँ गया पता ही नहीं चला। और फिर मैंने देखा कि मेरे अपने लोग बड़े घबराए हुए हैं, टेंशन में है। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरे शहर के लोग। तो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने उनसे ये कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा है, आप फिक्र मत करो। ये सिर्फ उस वक्त ये हिम्मत देने का, इतनी तकलीफ में हिम्मत देने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोगों ने ये हरकत की है, कहीं मेरा शहर के नौजवान गुस्से में आकर कुछ गलत कदम ना उठा ले। तो मैंने बज़ाहिर उनको ये जाहिर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। वहाँ से मुझे सिटी स्कैन के लिए लेके गया, फिर अचानक क्या डिसीजन हुआ, फैसला हुआ, गोली मेरी कहाँ थी, क्या थी, वो तो मुझे नहीं बताया जा रहा था। नासिक लेके चले गए मुझे। नासिक के अंदर दूसरे दिन जब मेरा ऑपरेशन शुरू था, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन वगैरह कामयाब हो गया। अभी गोलियां निकली भी नहीं थी मेरे सीने से, मेरे जिस्म से गोलियां निकली भी नहीं थी। और शहर के एक जिम्मेदार ऑफिसर अनिकेत भारती साहब, उन्होंने पूरे केस को हल करके बता दिया पब्लिक आवाम के सामने कि केस क्या था। बैठे 2 आरोपी को पकड़े, जिसमें से एक बोगस आरोपी था और एक ओरिजिनल आरोपी था, और यही 2 आरोपी के ऊपर लाकर मामला खत्म कर दिया कि बस ये 2 आरोपी है, यही जमीन का कारोबार था, यही सब कुछ था। तो उस वक्त मेरे जहन में एक चीज़ आई कि जब एम्बुलेंस में मैं बैठा था तो अनिकेत भारती साहब मेरे पास आए, मुझसे मुसाफा किए और मुझे बोलने लगे कि हिम्मत रखो, कोई बात नहीं। लेकिन उनका ये बयान सुनकर अफसोस हुआ कि कातिल से मोहब्बत भी, मकतूल से हमदर्दी भी, कातिल से मोहब्बत भी और मकतूल से हमदर्दी भी। मोहब्बत का सजा किससे पाओगे? उनका ये रवैया मुझे पसंद नहीं आया। डिपार्टमेंट ने जो हरकत की, उनका ये पूरा प्लान था कि ये 2 लोगों के ऊपर केस खत्म किया जाए। बाद में हमारे एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने आवाज बुलंद की और पुलिस पे प्रेशर बना कि कार्रवाई सिर्फ सही सिमत होना चाहिए। हमारे लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब और शहर के तमाम जिम्मेदारान, एजाज बेग साहब, यूसुफ इलियास साहब और तमाम शहर के बहुत सारे जिम्मेदारान ने जब ये चीज़ पुलिस के सामने रखी तो पुलिस की कार्रवाई सही सिमत आना शुरू हुई। मुफ्ती साहब ने ऐवान के अंदर आवाज़ उठाई, अच्छी बात है। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं भी कि आपने ऐवान में आवाज़ उठाई। लेकिन ये आवाज़ सिर्फ आपने इसलिए नहीं उठाना था कि ये गोली अब्दुल मालिक पे चली है। मुफ्ती साहब, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे एमएलए हो, मेरी पार्टी के एमएलए हो। सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि साहब जो किया तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर के किसी भी एक आम आदमी के ऊपर भी अगर कुछ जरा सी खराश आएंगी तो आप इसी तरीके से आवाज़ उठाएंगे। शहर
जैसे कि मैंने बताया कि अनिकेत भारती साहब ने पूरी जांच का रुख ही बदल दिया। दरअसल ये कोई जमीन और जायदाद का झगड़ा नहीं था। ये झगड़ा जो सैलानी चौक के अंदर मैंने ये बात कही थी कि शहर के अंदर एमडी का नशा बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारी नस्लें तबाह हो रही है, हमारी नस्लों को तबाह किया जा रहा है प्री प्लानिंग के तहत। जिस तरीके से बॉम्बे में, मुंब्रा में, भिवंडी में अब ये बीमारी शहर के अंदर आई है, तो मैंने उस वक्त कहा था पुलिस ऑफिसर को कि आप लोग इस चीज पर ध्यान दें, आप लोग इस चीज पर ध्यान दें, वरना हम कार्रवाई करेंगे, हम आप लोगों के नाम की कंप्लेंट करेंगे। और मैंने दबे कुछ अल्फाज में या साफ साफ अल्फाज में कहा था कि एक सियासी घराना है जो ये नशे का धंधा शहर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे करवा रहा है और शहर को नशे का आदी बनवा रहा है, शहर के बच्चों को, नवी नस्लों को नशा करवाकर जुर्म करवा रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं उन हरामखोरों को जाकर लगी जो ये बात कहते हैं कि फला जगह नेपाल में क्या बोलते कसीनो बसीनो ये वो, इतना शरीफ बन रहा जैसे अब भी काबा से आए हैं। जिनकी पैदाइश, जिनकी बुनियाद हरामखोरी से हुई है, वो ऐसी बात कर। एसपी साहब के बयान से मैं उसी वक्त समझ गया कि बुज़दिलों के अंदर हिम्मत इतनी कहां से आ गई। नहीं तो झगड़ा तो 1992-94 से चल रहा था ना। इनके अंदर, ये बुज़दिलों के अंदर, अबे गोली अब्दुल मालिक को लगी, 40-40 पुलिस आसिफ शेख रशीद के घर पे बैठ रहे। वाह रे पुलिस वाह। डॉक्टर खालिद ने हत्ता घूम रहा, अब्दुल माजिद परेशान हाल घूम रहा, तुमको कोई फिक्र नहीं। मैं मरा पड़ा हूं, मुझे नासिक ले जाया जा रहा है। डॉक्टर खालिद ने बोला कि यार कम से कम उसको बंदोबस्त दो। ये हमें बंदोबस्त नहीं दिए, इन्होंने कहा बंदोबस्त दिए, वो आसिफ शेख रशीद के घर पर, वो खलील के घर पर, वो और कार्रवाई के नाम पर 2-4 दिन तुमने शहर में बहुत डंडे बरसाए, गरीब आवाम को तकलीफ दी, पान दुकान वालों को मारा जा रहा, होटल वालों को मारा जा रहा, शहर बंद कराया जा रहा और आरोपी मजे से घूम रहे। अरे तुमने तो इतने खबरी फैलाने की तो जरूरत ही नहीं थी, एक ही खबरी मिल गया गांव में, तो इतना बड़ा खबरी तुमको मिल गया। वो बोलता है कि पुलिस से पहले मुझे सब मालूम पड़ता है, यानी इसका मतलब अल्ताफ टकला का मर्डर भी तुझे मालूम है। इसका मतलब आरिफ कुरैशी का मर्डर भी तुझे मालूम है। इसका मतलब सिराज भैवा का मर्डर भी तुझे मालूम है। इसका मतलब शफीक एंटी करप्शन पर हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब रिजवान सर पर हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब इसराइल इस्सू पे हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब एजाज बेग पर हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब शहर में कहां गांजा बिक रहा, कहां पाउडर बिक रहा, कहां एमडी बिक रही, कहां चरस बिक रहा, कहां जुआ चल रहा, कहां सट्टा चल रहा, ये सब तुझे मालूम है और यही तो मालूम रहता। तुझे इतनी अंदर की रिपोर्ट है तो सारे शहर का 2 नंबर के धंधे चला रहे, तुम क्या समझ रहे? ये 2-3 मूंगफली के दाने मेरी जिस्म में डाल के मुझे डरा देंगे, मुझे डराएंगे?
जुल्म के खिलाफ, और डर नाम की डिक्शनरी में चीज ही नहीं है। हमको डरा रहे ये 2-4 मूंगफली के दाने। अबे हमारा ईमान है, अबे लिखी है मरेंगे, तेरे जैसे 20-20, 25-25 लेके नहीं घूम रहा। और आज बोल रहा मैं, अभी सिर्फ पैर नहीं टिक रहे, हिम्मत टिके हुई है। पैर नहीं टिक रहे, कुछ दिन में वो भी टिकेंगे इंशाअल्लाह। ये मत समझना कि मैं डर के दबक के बैठ जाऊंगा। मेरे शहर को तुम नुकसान पहुंचाओगे, मेरी नस्लों को तुम नुकसान पहुंचाएंगे, मेरी कौम को तुम नुकसान पहुंचाओगे। याद रखना, अब्दुल मालिक को जो नई जिंदगी मिली है, आज इस स्टेज पे मेरे वालिद भी मौजूद है, आज स्टेज पे मेरे भाई भी मौजूद है, आज स्टेज पे मेरे बच्चे भी मौजूद है, आज स्टेज पे और इस समाज पे पूरे मेरे खानदान के लोग भी मौजूद है। मैं उनके सामने ये बात कर रहा हूं कि अब मुझे जो जिंदगी मिली है, ये अल्लाह ने मुझे जो नई जिंदगी दी है, ये आप लोगों की दुआओं की बदौलत है। और इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आज से अब्दुल मालिक अपनी जिंदगी को मालेगांव शहर के लिए, मालेगांव के अवाम के लिए, कौम और मिल्लत के लिए वक्फ कर रहूंगा। मैं वक्फ करूंगा अपने आप को, मैं घर से नहीं निकलूंगा। मैं इस नशे के खिलाफ, इस बुराई के खिलाफ आज मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं। मुझे सिर्फ और मेरे शहर का मुस्तकबिल बचाना है। कौन लड़ेगा लड़ाई? अरे हम लड़ेंगे लड़ाई, हम लड़ेंगे लड़ाई, नशे के खिलाफ लड़ेंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, बंदूक के खिलाफ लड़ेंगे। सीने हाजिर है, अरे गोली चलाओ, कितनी चलाएंगे, कितने मालिक मारेंगे, कितने मालिक मारेंगे? हर घर से मालिक निकलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन तुम्हारी दादागिरी, तुम्हारा नशा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे शहर के सरपरस्तों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों पर ध्यान दो, खास तौर से जो स्कूल पढ़ रहे हैं। हर स्कूल के आसपास एमडी पाउडर बिक रहा है, हर स्कूल के। कोई अगर ये सोचता होगा कि मेरा बच्चा अभी तो 14 ही साल का है, मेरा बच्चा तो अभी 13 ही साल का है, लेकिन नहीं, इन हरामखोरों ने प्लानिंग के साथ हमारी नस्लों के अंदर नशा घोल दिया है। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से ये पैगाम देना चाहता हूं कि सारे इख्तिलाफात भूल कर उठो। न तकनी, न मोमिन, न अंसारी, न शिया, न सुन्नी, न देवबंदी, हमें इस मिल्लत के लिए लड़ना है। कोई लड़े या ना लड़े, मैं हर हाल में ये लड़ाई लड़ूंगा। शहर के सरपरस्त अपने बच्चों पर ध्यान दे। ये पहले उन्हें फुकट में देकर आदत लगा रहे हैं, फिर वही बच्चे घर में चोरी कर रहे हैं, फिर वही बच्चे साइकिलें चुरा रहे हैं, फिर वही बच्चे मोटरसाइकिल चुरा रहे हैं। इन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत पक्के इलाकों को छोड़ो, कच्चे इलाकों में भी टारगेट किया है। और हमारी डिपार्टमेंट तो इतनी भारी है कि पान की दुकान पे से एक विमल की पोड़ी खरीदने वाले को पकड़ लेती है। और शहर में ना एमडी मिल रहा है इनको, ना गांजा मिल रहा। वाह रे पुलिस, दोहरा रुख, बहुत अच्छे। नदी के उस पार मुझे एक जगह बताओ कि जहां एमडी बिक रही है। यही डिपार्टमेंट है ना, यही एसपी है, यही एडिशनल एसपी है, यही डिपोटी है, यही पीआई है कि बाहर के है। नदी के उस पार एक जगह नहीं है जहां एमडी बिक रही है।
आंखें खोलो। और मैं बेचने वालों को भी ये बात कहूंगा कि ये धंधा बंबई डोंगरी से शुरू हुआ था, पठानवाड़ी से, लेकिन ये धंधा उन लोगों ने क्यों बंद कर दिया पता है? ये बेचने वाले सुनो खान से, कि आखिर में उनकी बच्चे नशा करने लगे थे, और इस शहर के अंदर जब गर्दा बिकता था तो ये डिपार्टमेंट के लोग जब पैसा लेते थे ना, तो ऐसे कुछ अधिकारी थे जिन्होंने छूट दे के रखे, ऐसे कुछ पुलिस वाले थे। मैं उनको भी ये नसीहत करना चाहता हूँ कि तुम ये इस धंधे से बचो, नहीं तो किसी का बच्चा, किसी ऑफिसर का बच्चा एक्सीडेंट में मर गया, जवान बच्चा एक्सीडेंट में मर गया, फांसी ले लिया, जो बोएंगे ना वही काटेंगे। ये डिपार्टमेंट वालों को भी मेरी नसीहत है कि पैसा ले रहे ना तो थोड़ा सोच समझ के लो, नहीं तो ये चीज तुम्हारी नस्लों में भी आने वाली है। तुम ये मत समझो कि आज हम पैसा लेके निकल जाएंगे, 2-4 साल नौकरी करके निकल जाएंगे, ये मत सोचना। वक्त कम है और बहुत कुछ बोलना था, पर शहर से यही मेरी गुजारिश है कि मैं पहले जितना निकलता था इंशाअल्लाह नज़ीम उससे 10 पट ज्यादा बाहर निकलूंगा, सिर्फ कौम मिल्लत के लिए। मैं हसीब जालिब के इस अशार के साथ बैठो 2 मिनट अभी बाकी है, टाइम बहुत है। हसीब जालिब के इन मिशरों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। वो जिनके होठ की जिनकी होठ की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं, इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूं। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूं